ओके जी, गेटिंग बैक, हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम और परफॉर्मेंस अप्रेजल की केस स्टडी भी देख ली, उसकी वर्किंग्स भी देख ली कि हमारे पास जो है वो किस तरीके से मामला जो है वो हमारे पास चल रहे होते हैं, किस तरीके से हमारे पास इश्यूज आ रहे होते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को क्रिएट करने में, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करने के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे पास कहाँ आ रहे होते हैं। तो जो हमारे पास प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज आ रही होती हैं, जो कि हमने ऊपर भी डिस्कस की, एक जो सबसे मेजर डिफिकल्टी आ रही होती है वो हमारे पास आ रही होती है इंडिविजुअल्स के अंदर। इंडिविजुअल्स की डिफिकल्टी वही डिफिकल्टी है जो हमने पिछली केस स्टडी के अंदर पढ़ी, जिसमें हमने ये कहा कि जी मैनेजर नेवर लाइक टू अप्रेज देयर सबऑर्डिनेट्स। दूसरी चीज जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही होती है वो हमारे पास फोकस आ रहा होता है प्रोसेस के ऊपर। प्रोसेस के ऊपर फोकस करने का मतलब ये है कि वी नीड टू अपडेट आवर प्रोसेस। लाइक जिस तरीके से हमने ऊपर देखा कि ऊपर हमारे पास केस स्टडी के अंदर ये चीज आई कि जी फीडबैक शुड बी स्पॉन्टेनियस, लाइक फीडबैक शुड बी गिवन ऑन द रेगुलर बेसिस। तो ये दो एरियाज हैं जिसके अंदर जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो है सिग्निफिकेंटली हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। दो एरियाज होते हैं कि जिसको दैट नीड्स टू बी रिव्यूड ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस, ताकि हम उसको एवेल्युएट कर सकें। इंडिविजुअल के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल के लिहाज से हमारे पास जो सिचुएशन बन रही होती है वो ये बनती है कि हमारे पास, एक मिनट रुके मैं आपको इसको हाईलाइट करके बता देता हूँ जो हमारे सबसे मेजर प्रॉब्लम है। ये देखो, ये हमारे पास वो एरिया है जो कि हमारे पास इंडिविजुअली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। Whenever performance evaluations are administered and the tests are one form of performance evaluation, we run into the issue of people not seeing eye to eye on evaluation. ये हमारे पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का इंडिविजुअल लेवल के ऊपर सबसे बड़ा इशू और सबसे बड़ा कंसर्न है। अब ये बेसिकली इशू है क्या, ये बेसिकली कंसर्न है क्या? इसको बड़ी सिंपल अल्फाज में आप ये बात कह सकते हैं कि जब भी कभी भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, चेक किया जाता है, या परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को चेक किया जाता है, तो हमारे पास जो सबसे बड़ा इशू होता है वो ये होता है, जो सबसे बड़ा इशू ये बनता है कि जो बंदा एवेल्युएट कर रहा होता है, जो अप्रेजर होता है, वो अप्रेजी को आई टू आई एवेल्युएशन या आई टू आई कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं देख सकता। दैट मीन्स कि वो उससे आंखें नहीं मिला पाता। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमारे पास इसलिए होता है क्योंकि जो बेसिक हमारे पास प्रॉब्लम आते हैं वो हमारे पास ये आते हैं, ये जो हाईलाइटेड चीज है। A difference of performance outcomes may lead to emotional overcoming both parties. सबसे पहला हमारे पास प्रॉब्लम क्या आता है, वो ये आता है कि आपके नज़दीक परफॉर्मेंस आउटकम की डेफिनेशन कुछ और हो सकती है, मेरे नज़दीक परफॉर्मेंस आउटकम की डेफिनेशन कुछ और हो सकती है। और जब हम दोनों के नज़दीक परफॉर्मेंस आउटकम की डेफिनेशन कुछ और होगी तो उसका रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? कोई मसला नहीं है सर, आप ज्वाइन हो गए हो तो कोई इशू नहीं है। ओके, तो उसका रिजल्ट हमारे पास क्या होता है? उसका रिजल्ट हमारे पास ये होता है कि इमोशनल ओवरकमिंग या इमोशनल एट पार जो हमारे पास जो है वो इंक्लूड होती है। लाइक हम इमोशनल हो जाते हैं और इमोशनली हम इस चीज़ को टैग अप करने लगते हैं कि चूंकि मैं उस बंदे को मेरी शक्ल पसंद नहीं थी, चूंकि उस बंदे को मेरा काम नहीं पसंद, इसलिए उसको मेरा काम पसंद नहीं और उसने मेरे काम को सिग्निफिकेंटली नहीं कंसिडर किया। सेकेंड पॉइंट हमारे पास ये आता है जो कि हमारे पास ये इशू क्रिएट करता है। अ मैनेजर फर्स्ट कंसर्न इज दैट the process is to remove emotions difficulty from the process. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैनेजर के एंड के ऊपर आ रही होती है वो ये आ रही होती है कि हाउ टू रिमूव इमोशनल कॉन्टेक्स्ट व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजेशनल पैरामीटर्स। लाइक हम इमोशन को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, किस तरीके से हम एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम जॉब ऑब्जेक्टिव्स को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को ऑन बोर्ड या ऑनवर्ड या कंटिन्यूस जो है हम फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे के सारे वो इश्यूज हैं, सारे के सारे वो एरियाज हैं जिन एरियाज की बेसिस के ऊपर हमारे पास इंडिविजुअल की लेवल के ऊपर या इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में जो है वो कंसर्न्स या इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं और हम आके ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से हमारे पास जो है वो क्या डिफिकल्टीज होती है। पहली डिफिकल्टी जो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से ये होती है कि बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसा होता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है या जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है या जो हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल का स्ट्रक्चर होता है वो फॉलो नहीं हो रहा था। ठीक है, अब क्यों फॉलो नहीं हो रहा था? वो फॉलो शायद इसलिए नहीं हो रहा होता क्योंकि हमारे पास जो है कुछ जगहों पे डिफिकल्टी आ रही होती है कि कंपनी जो हमारे पास जो है वो बजट जो है वो डिफरेंट क्रिएट करके रखा हुआ होता है। बजट हमारे पास जो है उसकी डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो पा रही होती। अब मसला ये होता है कि बजट पिछले साल अप्रूव हुआ होता है और जो हमारे पास जो अप्रूवल या मैकेनिज्म जो हमारे पास चल रहे होते हैं
कि जो हमारे पास कॉन्सेंसस चल रहे होते हैं वो करंट ईयर के चल रहे होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास बाज़ ऐसा होता है कि हमारे पास जो बजट ऊपर वाली मैनेजमेंट अप्रूव करती है अप्रेजल के लिए वो कम होते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन की सैलरी इंक्रीज होती है वो उस लिहाज से नहीं हो पाती, जिस वजह से हमें अपने अप्रेजल्स को कंक्लूड करना होता है, जहाँ पे हमें अपने अप्रेजल को कॉम्पैक्ट करना होता है। इसके बाद एक और प्रॉब्लम हमारे पास ये आती है कि जब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सैलरी इंक्रीज करने की बात आती है, तो सैलरी इंक्रीज के अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल दे ट्राई कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिले, बट चूंकि हमारे पास पॉलिसी हमें नहीं सपोर्ट कर रही होती है, इसलिए वी आर नॉट एबल टू जस्टिफाई दैट पर्टिकुलर थिंग। अब हमारे पास ये पूरा के पूरा एक केस स्टडी हमारे पास आती है, जिस केस स्टडी के अंदर हम अमूमन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीज़ देखते हैं कि दैट्स नॉट फेयर, परफॉर्मेंस अप्रेजल गो रॉन्ग, कि परफॉर्मेंस अप्रेजल कहाँ कहाँ गलत हो सकते हैं। ठीक है, ये गॉट 5 मिनट्स, बल्कि इनफैक्ट 10 मिनट ले लो, इसको पढ़ो, और इसको पढ़ने के बाद ये चीज़ आइडेंटिफाई करो कि आपके पास क्या इशू आ रहा है इस पूरे के पूरे मेथड के अंदर, क्या चीज़ मसला कर रही है जिस वजह से आपका अप्रेजल मेथडोलॉजी गलत हो रही है। ठीक है, रीड दैट, पूरा के पूरा पढ़ो, लिखो, इसका रिस्पॉन्स चैट के अंदर लिखो, फिर हम इसको इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स, इट्स 2:11 और 2:20 पे आके हम इसको बाद में बैठ के डिस्कस करते हैं।
सर चैट पर लिखना है या फिर वैसे ही बता देना है? बेटा अगर माइक खोल के बता सकते हो तो वैसे ही बता दो, आई वुड लव टू हेयर। लेकिन अगर चैट पे लिखना चाहो तो चैट पे लिख लो, जैसे तुम लोगों के लिए कन्वीनियंट हो। मेरे ख्याल में बता दो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर किसी को कोई इशू है, लाइक अगर किसी को कोई लिखने वगैरह में कोई इशू आ रहा है तो फिर बता, चैट कर लो, जैसे तुम लोगों को बेहतर लगे। सर माइक पर ही बता देते हैं। बेस्ट है। तुमने पढ़ लिया? तुमने क्या, तुमने पढ़ लिया? अच्छा चलो चलो तुम इससे स्टार्ट करते हैं, बताओ क्या लिखा हुआ, क्या इसमें है, क्या इशू क्या है? सर इसमें सबसे पहले यही बताया हुआ है कि हम्म, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है वो रॉन्ग क्यों होता है, गलत क्यों होता है। तो बिल्कुल ठीक इसकी है। कुछ देयर आर सो मेनी रीजंस दैट हैव बीन डिफाइंड इन दिस केस स्टडी। हम्म, सर पहले ये बताया गया है कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो ये होता है कि जितने भी सुपरवाइजर वो वेल ट्रेंड नहीं होते हैं, बिल्कुल तो ठीक जिनकी है। वजह से ये प्रॉब्लम्स। उसके बाद उन्होंने बताया कि कुछ फॉर्म्स होते हैं जिससे वैग डिस्क्रिप्शंस आ जाती हैं, हम्म, डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, डिस्पैरिटी आ जाती है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि इंटेंशनल डिस्टोर्शंस, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को जानबूझकर फेवर देना किसी भी एम्प्लॉइज को, और कोई फेवरिज्म ऐसा हम एम्प्लॉय जिसे कहते हैं। और ये बताया गया कि कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो अच्छा परफॉर्म हो रहे होते हैं लेकिन मैनेजर जो है वो फॉलो करते हैं फेवरेटिज्म को। हम्म, तो वो अपने जो उनके फेवरेट एम्प्लॉयज होते हैं उनको फेवर करके उनकी अच्छी परफॉर्मेंस शो करते हैं। ठीक है, इसके बिल्कुल बाद ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आसिफ माइक अपना अनम्यूट करो बेटा जरा, आसिफ अली। जी सर। जी आसिफ, पढ़ा है इसमें क्या क्या और मजीद क्या क्या लिखा हुआ है, जिस तरीके से अभी फुरकान ने ये कहा कि जी फेवरेटिज्म की एक बात है, इमोशनल्स की एक बात है, गलत वेग इंफॉर्मेशन देना वो एक बात है, ये सारी के सारी चीजें जो कि जिस वजह से परफॉर्मेंस अप्रेजल गो रॉन्ग। तुमने इसमें क्या आइडेंटिफाई किया कि इसमें और क्या क्या लिखा हुआ है? आसिफ मिनट हो गया था, इसलिए सर मैं आपको बता रहा हूँ। जी बताइए, असहर, फुरकान, महमूना, मुबारका। सर मुझे ये समझ आ रहा है जो टू वट होते हैं ना सर। एक वक्त में एक मुबारका क्या कह रहे हो बेटा? इसमें इन शॉर्ट जो है वो यही बताया, यूज करते हैं अपनी अथॉरिटी का एम्प्लॉयज के साथ जो है वो मिसबिहेव करना या उन्हें हैरेस करना। ठीक है। बेसिकली आपके इन शॉर्ट अगर हम इस पूरी केस स्टडी को रिव्यू करें तो इस केस स्टडी को रिव्यू करने के बाद हम कंक्लूड ये करते हैं कि इट्स नॉट बेसिकली द प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर कोई खामी नहीं है, प्रोसेस इज ओके। प्रोसेसेस हमारे पास जो है वो सारे के सारे एक जैसे हैं, प्रोसेसेस हमारे पास सारे के सारे कंट्रोल्ड वर्किंग के ऊपर है। जो प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम आता है हमारे पास मैनेजर्स के एंड के ऊपर। लाइक वो इक्वली एम्प्लॉय को ट्रीट नहीं कर रहे होते, लाइक वो बायस्ड होते हैं, लाइक वो एरर प्रोन चल रहे होते हैं, लाइक वो एब्यूज चल रहे होते हैं, लाइक वो इमोशनल हैवॉक के अंदर होते हैं, लाइक वो फेवरेटिज्म को लेके चल रहे होते हैं, लाइक वो क्राइटेरिया डिस्पैरिटी को लेके चल रहे होते हैं, लाइक वो वेग स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं, लाइक वो तमाम की तमाम डेलिब्रेशन से जो है चीज़ों को गलतियां कर रहे होते हैं। इन शॉर्ट इट्स नॉट द सिस्टम दैट इज रॉन्ग, it's not the system where there are mistakes, actually it's the human, actually it's the part of us that's basically creates the problem। ये that basically मेरी आवाज में शोर है, अजहर अली मेरी आवाज में शोर आ रहा है बेटा? एक्चुअली यू हैव टू बेयर द शोर क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो उसकी धड़म धुड़ो में, तो इसलिए थोड़ा अगर मेरी आवाज मेरी क्लियर आ रही है, अगर मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो बोलो। सर क्लियर है आपकी आवाज। ओके क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो इसलिए जो है वो ये मसला है थोड़ा सा।
तो चेक कर लो। ओके, तो ये हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम आता है, ये हमारे पास इशू होता है जिसकी बेसिस के ऊपर या जहां पे हमारे पास इशू क्रिएट होता है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं ईओ के ऊपर। विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ ईओ। हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम देख लेते हैं कि हमारे पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में जो अप्रेजल का मेथड है या जो हमारे पास अप्रेजल है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट फंडामेंटल पार्ट है, हम उसको सबसे पहले कैलकुलेट कर लें। तो जो सबसे पहली चीज होती है हमारे पास परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। अच्छा, वन थिंग मोर, दिस विल बी द लास्ट सेशन, मतलब ये जो सेशन है ये मैं अभी जो है वो क्लोज कर दूंगा इस सेशन को। ये आखिरी सेशन होगा जो 40 मिनट्स की क्लास है। आई विल बी टेकिंग 2 सेशंस टुडे। तीसरा सेशन मैं नहीं लूंगा। थर्ड सेशन व्हाट आई विल डू इज दैट, वो मैं आपका लूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे या संडे को। आई विल कम्युनिकेट कि मुझे सैटरडे को लेना है, मैं सैटरडे को ले लूंगा, मुझे संडे को लेना है, मैं संडे को ले लूंगा। ठीक है, तो एक क्लास और आपकी होगी जो कि सैटरडे या संडे की होगी। आसिफ बेटा, अगर मेरी आवाज कट रही है तो अपनी थोड़ी सी कनेक्टिविटी चेक कर लो, क्योंकि मेरे एंड से कनेक्टिविटी क्लियर है, मैंने अपने एंड से टेस्टर्स भी लगा लिए, मेरे पास तो क्लियर हो रही है। तो दिस मीन्स कि मैं आज आपकी क्लास कंक्लूड नहीं करूंगा, आपकी क्लास अगले संडे को एक क्लास होगी। हम 1 या 2 सेशंस रखेंगे जिसमें हम इस पूरे के पूरे टॉपिक को कवर करें। ठीक है, तो दैट्स क्लियर। वन थिंग इज क्लियर कि आज हम कंप्लीट नहीं कर रहे, बल्कि आज हम सिर्फ इसी सेशन के अंदर इसको कंक्लूड करेंगे और बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को एक सेशन, सैटरडे या संडे को हम रखेंगे। बाकी मुझे एक चीज बता दो, फ्राइडे को तुम लोगों की कोई क्लास होती है या नहीं होती है? अगर फ्राइडे को मैं सुबह में रखना चाहूँ तो पॉसिबल है? क्लास सैटरडे को होती है, फ्राइडे को नहीं होती। फ्राइडे को और सैटरडे को कितने बजे होती है? सर 1 बजे होती है। 1 बजे होती है। तो मैं सुबह अगर 10 बजे अगर 4 बजे रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ या संडे को ही रख लूँ? जैसे मुझे बोलो, मेरे ख्याल में संडे को ही फिर मैं रख लेता हूँ सुबह में। 4 बजे नहीं ले सकते सॉरी सर, संडे को ही रख लें। 4 बजे लेना तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, संडे को रख लेता हूँ बस। ठीक है, इट्स पॉइंट इज कि आप फिर संडे को ही जो है वो रख लो। आसिफ बेटा, डिस्कनेक्ट होके दोबारा वापस कनेक्ट हो, तुम्हारे पास सिग्नल का मसला आ रहा है। अगेन कनेक्ट आसिफ। चलो, आसिफ का मसला आ रहा है तो आसिफ को दोबारा कनेक्ट कर ले। ओके जी, ये हमारे पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की मेथोडोलॉजी है, प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहले हम स्टैब्लिश करते हैं स्टैंडर्ड्स को, उसके बाद हम कम्युनिकेट करते हैं एक्सपेक्टेशंस को। हम हर एक हम जो है एक्सपेक्टेशंस कम्युनिकेट करते हैं, उसके बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करते हैं, फिर हम वो चीज़ एम्प्लॉय से डिस्कस करते हैं, और एम्प्लॉय से डिस्कस करने के बाद अगर कोई हमारे पास करेक्टिव एक्शंस होते हैं या अगर हमारे पास कोई करेक्शन रिक्वायर्ड होती है तो वो हम जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो लेके चलते हैं। ये सारे के सारे स्टेप्स तुम्हारे सामने आ गए। दैट मीन्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पूरे स्टेप्स जो है वो मैंने तुम्हें देख लिए। ठीक है, अब हम हर एक इंडिविजुअल स्टेप को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं और इंडिविजुअल स्टेप को एक्सप्लेन करने के बाद उसके आगे की तरफ लेके चलते हैं। लेकिन बिफोर गोइंग टू दैट हम एक काम ये करते हैं, एक मिनट रुको, मैं अच्छा ठीक है, आगे तुम्हारे पास मेथोडोलॉजीज आ जाती है तो इसलिए हम इसको यहीं पे लेके चलते हैं ताकि आगे प्रॉब्लम ना। ओके, हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारे पास हर एक स्टेप में प्रोसेस हो क्या रहा होता है। सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं, सबसे पहला एलिमेंट जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि वी हैव टू एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड फर्स्ट। स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करने का मतलब ये है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को जहन में रखते हुए इस चीज को डिटरमिन करना होता है कि हमारे पास व्हाट आर द परफॉर्मेंस या व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट वी आर गोइंग टू टर्म एज परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। लाइक मिसाल के तौर पे मैंने ये कहना है कि जी हमारा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ये है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल के अंदर जो है वो जो मेरा एम्प्लॉय है वो एक, लेट सपोज हम कहते हैं कि जी टिश्यू पेपर बॉक्सेस प्रोड्यूस कर रहा है, तो मेरा एम्प्लॉय मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1 साल के अंदर 100 टिश्यू बॉक्सेस को प्रोड्यूस करेगा। ये है मेरे पास मेरा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो मोस्टली जो क्रिएट किए जाते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं जॉब एनालिसिस के थ्रू, जॉब डिस्क्रिप्शन के थ्रू, ये हम चीज़ें पहले ऊपर पढ़ चुके हैं। कंपनी स्ट्रैटेजी के थ्रू, ये भी हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं कि जी कंपनी स्ट्रैटेजी क्या है, और उसकी बेसिस के ऊपर हम ये चीज़ डिफाइन करते हैं कि अगर हमारा एक एम्प्लॉय एक दिन के अंदर 8 घंटे और पूरे साल के अंदर जो है 1120 घंटे काम करता रहेगा, तो अगर कंटिन्यूसली वो काम करता है तो कितना स्टैंडर्ड या कितना मेजर उसको, ये कितना एलिमेंट उसको जो है वो मेजर करके देगा। तो ये जो मेजरमेंट होती है ये मेरे पास परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कहलाती है।
परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को डिटरमाइन करने के बाद सेकंड चीज ये होती है कि मैं अपनी एक्सपेक्टेशन अपने एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेट करूं, वो जिसको काम परफॉर्म करना है उसको मैं प्रॉपरली कम्युनिकेट करके बताऊं कि जी जो काम आप परफॉर्म करने के लिए जा रहे हो उस काम के अंदर ये वो चीज है या ये वो टारगेट है जो कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। थर्ड स्टेज जो मेरे पास आता है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस की मेजरमेंट आता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस की मेजरमेंट का मतलब ये है कि मैंने आपको टारगेट दिया कि आपको 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करने, लेकिन साल के आखिर में आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होता है। मिसाल के तौर पे हम साल के आखिर में 700 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट मींस यू हैव एक्सीडेड योर एक्सपेक्टेशन, या आपने 400 यूनिट प्रोड्यूस किए तो आपसे कहा जाएगा कि आपने अपनी एक्सपेक्टेशन से कम प्रोड्यूस किया। लेकिन ये आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, या आप उसी वक्त कैलकुलेट कर सकते हो जब आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आपने साल के अंदर दी है उसको आप कैलकुलेट करो। उसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने का क्या मतलब होता है, लाइक आपके साथ आपने 500 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, साल के आखिर में आपने एक्चुअली कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, आपने 300 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। 300 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि 200 यूनिट्स आपने कम प्रोड्यूस किए, या आपने 700 यूनिट्स प्रोड्यूस कर ली। 700 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि आपने 200 यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस करें। तो बेसिकली दिस इज व्हाट वी डू, जो कि आपकी एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। इसके बाद आप ये सारी की सारी चीजें अपने एम्प्लॉय से डिस्कस करें। एम्प्लॉय से डिस्कस करना क्यों जरूरी होता है? एम्प्लॉय से डिस्कस करना इसलिए जरूरी होता है ताकि आप एम्प्लॉय को बता सको कि जी आपने इन कंपैरिजन टू अदर पर्सन इतना अपना टारगेट अचीव किया, क्योंकि आपके एम्प्लॉय को तो नहीं पता ना कि उसके साथ वाले बंदे ने कितना टारगेट अचीव किया, या जो एम्प्लॉय आपकी तरह का ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा एम्प्लॉय है वो कितना टारगेट अचीव कर चुका है। तो इन ऑर्डर टू एक्वायर दैट, इन ऑर्डर टू मेजर दैट, व्हाट ऑर्गेनाइजेशंस डू इज दैट दे डिस्कस द रेटिंग्स विद द एम्प्लॉय। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपके पास आता है कि आप करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। करेक्टिव एक्शन लेने का मतलब ये है कि भाई अगर मिसाल के तौर पे किसी जगह के ऊपर ये इशू आ जाता है, किसी जगह आपको लगता है कि एम्प्लॉय के अंदर कोई जो है वो प्रॉब्लम है या एम्प्लॉय के अंदर कोई इशू है, तो आप उस इशू को रिजॉल्व कर दो। या अगर कोई इशू नहीं है, अगर कोई सिस्टम का अपग्रेड नहीं है, तो एम्प्लॉय को आप उसी लिहाज से एडजस्ट कर दो। ये आपके पास एक केस स्टडी है, जो केस स्टडी बेसिकली आपको बताती है कि एक किसी भी फीडबैक के इशू को, जो फीडबैक होता है बेसिकली, फीडबैक का मतलब जो रिस्पॉन्स होता है, उसको किस तरीके से फिक्स किया जाता है। यू हैव गॉट 10 मिनट्स, इसको पढ़ो और फिर उसके बाद हम इसमें डिस्कस करते हैं कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने अपने ये फीडबैक वाले वर्ड को या रिस्पॉन्स वाले वर्ड को एज अ मैनेजर, एज अ एम्प्लॉई और एज एन एचआर किस तरीके से फिक्स किया। तो योर टाइम इट्स 2:30 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 मिनट के बाद हम इसको डिस्कस करते हैं।
जी पढ़ लिया आप लोगों ने ये? अली, आसिफ, फुरकान पढ़ लिया? ओके, मुबारक क्या लिखा हुआ है बेटा इसमें? इसमें बेसिकली डिफाइन क्या किया हुआ है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम बता रहे हैं कि सर इसमें डिफाइन ये क्या है? बताई गई है फीडबैक कितना जरूरी है टुडेज लाइफ में, और उसके बाद हमें एक बेटा मुबारक आपकी आवाज जो है वो बिल्कुल ब्रेक हो गई है, तो इसलिए रुक जाओ। आसिफ क्या बताया हुआ है बेटा इसमें? सर इसमें ये बताया गया हुआ है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना सर, हाँ सर आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। हेलो सर वो जो जी सर जी सर वो अपडेट करते हैं सर फेसबुक को, वो पिक्चर बनाती हैं सर, वो पिक्चर अपलोड करते हैं ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए। नहीं ये तो सब है, मतलब इसमें बताया क्या गया है, इम्पोर्टेंट क्या चीज बताई गई है शाहजेब? सर इसमें इम्पोर्टेंट ये बात है शाहजेब सर ये जो स्कोर है फुरकान यस सर। क्या बताया गया इसमें? सर इसमें ये बताया गया है कि फीडबैक के बारे में बता रहे हैं कि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं, जब वो अपनी कोई भी पोस्ट अपलोड करते हैं जैसे फेसबुक वगैरह कहीं पर भी, तो वो फीडबैक का इंतज़ार करते हैं और वो उन्हें जो फीडबैक मिलता है वो विद इन मिनट्स मिलता है या विद इन अ डे मिलता है। और उसके बाद फिर इन्होंने एचआर के कॉन्टेक्स्ट में ये बताया है कि एचआर की जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें ये होता है कि उनका जो जो प्रोसेस है वो शायद 1 ईयर साइकिल पे डिपेंड करता है। और काफ़ी कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयज़ होते हैं जो मतलब इंस्टेंट फीडबैक के आदी होते हैं, तो वो कहते हैं, वो मतलब डिमांड करते हैं कि उनको एनुअली मतलब साल में 2 दफ़ा मिल जाए, तो ये एचआर के लिए एक बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो सकता है जो उनको रात के डरावने ख्वाब भी दे सकता है। और उसके बाद ये बताया गया है कि एक सोशल मीडिया एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, वो एक ऐप है जिससे रिपल कहते हैं प्रोबेबली, वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो अलाउ करता है, जो एक ग्रुप को अलाउ करता है कि वो रियल टाइम फीडबैक प्रोवाइड करें और वो अपने मेंबर्स को कोचिंग और जो उनकी टीम्स हैं उनको कोचिंग वगैरह भी देते हैं, और उनमें इंडिविजुअल्स जो भी होते हैं वो अपना फीडबैक पूछ सकते हैं, और ये फीडबैक फेवरेबल भी हो सकता है और मोस्ट ऑफ द टाइम अनफेवरेबल भी हो सकता है, जिसके बायस क्रिटिसिज्म वगैरह। सर यही कुछ लिखा हुआ है इसमें। अच्छा चलो, तो मैं अब चलो तुमने बताया बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी जिस चीज़ को थोड़ा सा मैं अलाइन कर देता हूँ। देखो बेसिकली इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने हाईलाइट की है ना, वो हाईलाइट ये की है कि पहली तो एक चीज़ हम क्लियर कर लें कि फीडबैक के ऊपर हमारा जोर इतना क्यों है। फीडबैक का यहाँ मतलब ये है जिस तरह तुम्हारे एग्जाम्स के रिजल्ट्स, साल के आखिर में एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस एवेल्युएट करना, ठीक है, तुम्हारी प्रमोशन जिसके ऊपर डिपेंड करेगी, तुम्हारा सैलरी इंक्रीज जिसके ऊपर डिपेंड करेगा, तुम्हारा आगे बढ़ना जिसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो फीडबैक है उसका मतलब ये है, यहाँ पे जो सबसे पहली पॉइंट उन्होंने रेस किया हुआ है वो पॉइंट उन्होंने ये रेस किया हुआ है कि आपकी जो कंपनी, जिस तरीके से तुम फेसबुक यूज करते हो या ट्विटर यूज करते हो या इंस्टाग्राम यूज करते हो या कोई भी ऐप यूज करते हो, उस ऐप के ऊपर मिसाल के तौर पे तुमने कोई तस्वीर अपलोड की, उस तस्वीर का रिस्पांस तुम्हारे पास कितनी देर में आता है, या उस तस्वीर का फीडबैक तुम्हारे पास कितनी देर में आता है? क्या वो दिनों में आता है? क्या वो हफ्तों में आता है? नहीं, उसका रिस्पांस इमीडिएट आता है। लाइक आपने तस्वीर अपलोड की फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, वो अच्छी लगी नहीं अच्छी लगी, लोगों के रिस्पॉन्सेज उसी वक्त आना शुरू हो जाते हैं। ये बेसिकली मैकेनिज्म है जो कि फीडबैक का मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म जो है वो तुम्हारे पास, अगर हम इवन गेम्स वगैरह के ऊपर भी लेके चले, तो जो तुम्हारे पास गूगल प्लस है, टम्बलर है, फेसबुक है, ट्विटर है,
मिलेनियल जनरेशन है, ये सारे के सारे वो हैं जो कि तुम्हारे पास इंस्टेंट फीडबैक को सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अब अगली बात इन्होंने ये बताई है कि जो मिलेनियल्स हैं, तुम्हारे मिलेनियल्स से मुराद वो तमाम की तमाम जनरेशन जो कि 2000 के बाद पैदा हुई है, ये जो वर्क फोर्स है ये वो वर्क फोर्स है जो कि स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स की आती है, जो रियल टाइम रिस्पॉन्स की आती है। तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि 1 साल के बाद परफॉर्मेंस जो है वो फीडबैक को या परफॉर्मेंस एवेल्युएशन को 1 साल के बाद एवेल्युएट किया जाए। अब एचआर क्या कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन का? मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन का एचआर कर रहा होता है वो ये करता है, वो ये कहता है कि जी परफॉर्मेंस, अब हमने परफॉर्मेंस साइकिल पूरी पढ़ ली, हमने ये चीज अप्रेजल में देख लिया कि जी सबसे पहले आपके पास जो स्टैंडर्ड डिफाइन होगा, स्टैंडर्ड डिफाइन होने के बाद स्टैंडर्ड कम्युनिकेट होगा, स्टैंडर्ड कम्युनिकेट के बाद एक्चुअल मेजर होगा, एक्चुअल मेजर करने के बाद एक्चुअल और डिजायर्ड जो है उसको कंपेयर किया जाएगा, कंपेयर करने के बाद एम्प्लॉय से कम्युनिकेट होगा, कम्युनिकेट होने के बाद करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। एचआर इस पूरे के पूरे सिस्टम को कंसोलिडेट करके ये करता है कि पूरी की पूरी जो आपके एचआर डिपार्टमेंट ये कहता है कि जी साल के आखिर में फीडबैक लिया जाए। अब जो साल के आखिर में फीडबैक लेना होता है उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि देयर आर सम अनसर्टेनिटीज, देयर आर सम इश्यूज, देयर आर सम कंसर्न्स। हो सकता है 1 साल के बाद एम्प्लॉय जो है वो बायस हो जाए, हो सकता है 1 साल के बाद एम्प्लॉय कंसर्न हो जाए, हो सकता है 1 साल के बाद एम्प्लॉयर से आपकी साल के आखिर में लड़ाई हो जाए, तो वो आपकी तमाम की तमाम जजमेंट को उसकी बेसिस के ऊपर इवैल्यूएट करे। सो टेकिंग अप ऑल दीज थिंग्स, ऑर्गेनाइजेशंस ने या मॉडर्न एचआर ने सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड किया? मॉडर्न एचआर ने सॉल्यूशन ये प्रोवाइड किया, दे सेड कि जी हमारे पास रियल टाइम फीडबैक होना चाहिए। राइफल एक कंपनी है जिसने, और बेसिकली सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसने क्या किया कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रियल टाइम फीडबैक और रियल टाइम कोचिंग की कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। अब रियल टाइम फीडबैक और रियल टाइम कोचिंग का क्या मतलब है कि आप जो भी एक्टिविटी अपनी परफॉर्म करते हो, जो भी एक्टिविटी आप अपनी कंक्लूड करते हो, लाइक मिसाल के तौर पे इसके अंदर उन्होंने ये चीज़ कही कि आप प्रेजेंटेशन देते हो तो आपने 2 सवाल उनसे पूछे। पहला सवाल ये पूछा जाता है कि जी हाउ डिड योर प्रेजेंटेशन गो, मतलब आपने प्रेजेंटेशन का टास्क आपका किस तरीके से किया, और हाउ कैन यू डिफरेंटली परफॉर्म इट नेक्स्ट टाइम। लाइक 2 सवाल आपके पास इमीडिएटली ट्रिगर हो जाते हैं, और इन सवालों का जवाब कौन देता है? आपका मैनेजर देता है। और जब मैनेजर इन सवालों का जवाब देता है तो ऑटोमेटिकली आपका फीडबैक जो है आपके सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है। सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किस तरीके से हो जाता है कि इफ यू परफॉर्म वेरी वेल, आपका मैनेजर जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से उस पर रेट कर देता है, फीडबैक दे देता है, आपका अच्छा फीडबैक अपडेट हो जाता है। नेक्स्ट टाइम के लिए अगर कोई करेक्शन होती है तो वो सिस्टम में अपडेट हो जाती है। इससे आपको फायदा क्या होता है कि पूरे साल के आखिर में उस मैकेनिकल सिस्टम के अंदर, उस साइकिल के अंदर जो है वो आपका पूरा के पूरा फीडबैक साल के आखिर में कंसोलिडेट कर देता है, और साल के आखिर में कंसोलिडेट होने के बाद आपकी साल के आखिर की एक प्रॉपर सिंपल कंप्लीट रेटिंग डेवलप हो जाती है जो कि रियल टाइम फीडबैक के ऊपर होती है, जो कि आज या कल का जो भी रियल टाइम है उसके ऊपर होती है। ठीक है जनाब, यहां तक बात आपको समझ में आती है? जी यस सर। ओके चलो, विल बी कीपिंग इट टिल हियर। बाकी हम आज तक के लिए जो है, बाकी हम इंशाल्लाह जो आगे मेथोडोलॉजीज हैं और इसका जो कंक्लूजन है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे वाली क्लास के अंदर करेंगे। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को सुबह 10 बजे मुलाकात होगी। ठीक है बेटा, ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।